देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से शामिल करते हैं और इस वक्त तस्करा करते हैं डेंगू के बढ़ते हुए केसेस का। गुज़श्ता कुछ दिनों में जो डेंगू के केसेस की तादाद है उसमें बतदरीज इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। ये कहा जाए कि गुज़श्ता चंद घंटों में डेंगू के केसेस इजाफे के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और डेंगू की जो पॉजिटिविटी रेशियो है, जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेशियो है, उसमें भी एक बड़ा इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान में अगस्त के बाद से ये जो डेंगू के केसेस मंजर आम पे ज़्यादा आना शुरू हुए और उसके बाद हर गुजरते हफ्ते के साथ इसकी जो शरह है उसमें इजाफा देखा गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन करें डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, जो कि CEO हैं ईसा लेबोरेटरीज के। जरा इनसे जानते हैं कि जो डेंगू का मर्ज इस वक्त बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल इसके पीछे की वजूहात क्या है और इससे बचाव का तरीकेकार क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, डेंगू के केसेस का पाकिस्तान में इस तरीके से आना, इज इट सरप्राइजिंग, या आपको सरप्राइज कर रहा है किसी भी तौर से? नहीं नहीं, सरप्राइज नहीं कर रहा। ये तो डेंगू तो हमारे मुल्क में आया हुआ ही है और पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत ही मेहमान नवाज कौम है। वो तो वी पोलियो को एक्सेप्ट भी एवरीथिंग। मलेरिया को भी मेहमान बनाया हुआ है। फिर डेंगू आ गया था, उसको भी मेहमान बनाया हुआ है। फिर चिकनगुनिया आ गया, उसको भी मेहमान बनाया हुआ है। टाइफाइड, टीबी खत्म नहीं हो सका। तो हम तो हर बीमारी को पालते हैं और रखते हैं, और तो वो तो कोई भी चीज खत्म नहीं हुई है। और डेंगू के साइकिल्स होते हैं और अभी बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हुए हैं। सारे हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी वार्ड जो हैं वो भी फुल हो गए हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और जबकि जो स्पाइक आता है इसका डेंगू का, जो बगैर इस चैलेंज के जो फ्लड्स की वजह से आया हुआ है, वो वैसे अक्टूबर और नवंबर में आता है। तो देखा गया है ये इस दफा जल्दी आ गया है और इसका मतलब अक्टूबर नवंबर में ये केसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो ज़ाहिर फ्लड्स है, रेन वाटर जो जमा हुआ हुआ है, जहाँ पे मच्छरों की अफजाइश हो रही है और वो नंबर्स ग्रो कर रहे हैं। और इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान, जहाँ जहाँ पे भी फ्लड्स आए हुए हैं वहाँ पे भी इसके केसेस के नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और डेंगू के साथ साथ मलेरिया भी बढ़ रहा है, टाइफाइड बढ़ रहा है, कॉलरा बढ़ रहा है। स्नेक बाइट के केसेस जहाँ पे फ्लड्स आए हुए हैं वो भी बढ़, स्किन इन्फेक्शंस बहुत सारी बढ़ रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। और ये जो मच्छर हैं ये तो सारे पहले ही कंट्रोल नहीं हुए हुए थे जब फ्लड्स नहीं था। तो अब तो जाहिर है कि फ्लड्स के बाद तो ये और बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब, हम शहरी आबादी की तरफ जरा पहले बात कर लेते हैं ना। हमने देखा कि शहरी आबादी में बारिश हुई। अगर मैं कराची की बात करूं तो गुज़श्ता 15-17 दिन से बारिशों का कोई स्पेल नजर नहीं आया। क्या बर वक्त स्प्रे किया जाता तो शायद ये सूरत हाल काबू में होती? जो इस वक्त इस पाकिस्तान की, खासतौर पर कराची की लेबोरेटरीज का जो हाल है, जो हॉस्पिटल्स का जो हाल है, हम देख रहे हैं ओवर पॉपुलेटेड नजर आ रहे हैं, क्या ये सूरत हाल से बचाया जा सकता था? बिल्कुल करेक्ट आप बात कर रहे हैं कि अगर स्प्रे हो जाता तो बहुत बेहतर था। और जो अगर अवाम भी थोड़ा ख्याल रखती, पानी जमा करने से इसको बाहर निकालती, खुद भी हाथ बढ़ाती गवर्नमेंट का। लेकिन इस वक्त तो डिजास्टर सिचुएशन चल रही है और ज़ाहिर है कि स्पेस वगैरह का भी एक चैलेंज है। और फ्लड्स में ज़ाहिर है इतनी बड़ी आबादी, अब गवर्नमेंट को भी नहीं पूरा ब्लेम किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त क्या है कि मैं फ्लड्स के साथ क्यों जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि वजह ये है कि फ्लड्स में आप समझें कि आयरलैंड या कनाडा की समझे पूरी जैसे 80% आबादी मुतासर हो जाए, इतना बड़ा ये मैग्नीट्यूड है फ्लड्स का। तो जाहिर है कि फ्लड्स जो है वो सिंध में है और कराची भी सिंध में है। तो गवर्नमेंट की अटेंशन पहले प्रायोरिटी एरियाज पे जाती है, जो प्रीडोमिनेंटली जहाँ पे लोग अभी रोटी कपड़ा मकान और अपने चैलेंजेस पे हैं। अब उसकी वजह से जो दूसरी एमिनिटीज अनफॉर्चुनेटली पीछे रह गई हैं। बट डॉक्टर साहब, अगेन हमारे यहाँ जो डेंगू का पैटर्न है, फ्लड्स का तो कोई पैटर्न नहीं कहा जा सकता, लेकिन डेंगू का जो पैटर्न अगर मैं कहूँ तो पिछले 4 साल से केसेस नजर आ रहे हैं। 2017 में तकरीबन 23,000 केसेस थे, 2019 में भी 24,000 के से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। फिर इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि बारिशें होंगी, बारिशों के बाद मानसून सीजन का जैसे ही एंड होने लगता है तो डेंगू का मर्ज है कि सर उठाता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको प्री प्लान किया जाता तो शायद ये सूरत हाल तो ना होती। फिर यकीन तो अभी जो फ्लड है उसने गवर्नमेंट की अटेंशन को डाइवर्ट किया, लेकिन शायद कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता। लेकिन इस वक्त तक की जो बात करें, किसी अजला में, किसी इलाके में इस तरह के स्प्रेज होते हुए नजर नहीं आए। और इससे ना सिर्फ आम आवाम बल्कि पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बहुत सारे लोग इससे मुतासर हुए हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। आप 100% सही कह रहे हैं। बेसिकली एक थिंक टैंक होना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें एंटेमोलॉजिस्ट जो इंसेक्ट्स की बात करते हैं कि इंसेक्ट्स इस तरह के, अब दुनिया भर में क्या हो गया, ऐसी मछलियां आ गई हैं जो पानी में डाल दी जाती हैं, जो कि इसके इंसेक्ट्स के, मस्कीटो एडीज इजिप्टी के जो
अंडे हैं उनको खाती रहती हैं। बहुत सारे डिफरेंट तरीके आ गए, हमें चाहिए कि बाहर के ममालिक को भी एड्रेस करें कि उन लोगों ने इसको डेंगू को कैसे एड्रेस किया था। फ्यूमिगेशन के अलावा मैं बताना चाह रहा हूँ कि और भी तरीके हैं इसको हैंडल करने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि एंटेमोलॉजिस्ट हो, इंसेक्ट्स की स्टडी करने वाले भी लोग हों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो जर्म्स में बात करते हैं, फिजिशियंस हों, वेटरनरियंस हों। अब एक वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया है कि इंसान, जानवर, इन्वायरमेंट, ये सब की एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये हमने कोविड में भी देखा कि कैसे वो फैला। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसानों से जानवरों से इंसान को लगती हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि सबको और एग्रीकल्चर, इन सब चीजों को एक साथ देखा जाए, एक पैराडाइम में देखा जाए। तो इसको देखना बिल्कुल जरूरी है। और बिल्कुल आपने बहुत वाइज बात की है कि ये तो हमें पता था कि स्पाइक आएगी, तो इसको एड्रेस करना चाहिए, इसमें कोई शक और डॉक्टर साहब, अगर ये जो आपने कहा कि अक्टूबर से नवंबर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक स्पाइक देखी जाती है, सो इज इट अलार्मिंग राइट नाउ कि अगर इस वक्त ये सिचुएशन है तो गालिबन आज से 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ये सिचुएशन मजीद वर्ष हो सकती है और हमारे हॉस्पिटल्स के पास ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो इस लोड को बर्दाश्त कर सके इस वक्त? देखिए, 3 सवाल इसके 3 जवाब हैं। पहला सवाल ये है कि ये ज़ाहिर है स्पाइक आएगा, तो इस वक्त ही हजारों केसेस आ रहे हैं। तो वो जब स्पाइक आएगा तो समझे मल्टीप्लाई होके आएगा, तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा होगा। दूसरी बात आपने कही, हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, हॉस्पिटल भी भर रहे हैं। और दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स सही काम नहीं कर रहे होते। और हमारे मुल्क में ब्लड डोनर्स नहीं है, लोग डोनेट नहीं करते ब्लड। और जिस जमाने में कोविड आया था, उस जमाने में भी जो बेचारे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, जो जिनके ऊपर मैंडेटरी होता है कि उनको जो है वो खून चढ़ता रहे, उनको खून के पीछे वो घर घर नॉक कर रहे थे कि कोई खून डोनेट कर दे, और देने वाला नहीं था। काफी बच्चे, उनका इंतकाल हो गया। और अभी अगर ये प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, तो लोगों को मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा कि प्लीज ब्लड डोनेट करें। 3 महीने में ब्लड डोनेट हो सकता है और आपका और अच्छा ब्लड बन जाता है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन वो एक ब्लड बैग 5 से 6 लोगों की उसके पार्ट्स जो है वो काम आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस वक्त जो डेंगू के पेशेंट जो हैं, जिनको प्लेटलेट्स के इश्यूज आ रहे हैं या जो सीरियस हो रहे हैं, उनको ब्लड नहीं मिल रहा या प्लेटलेट्स नहीं मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉक्टर साहब, ये जो डेंगू का मर्ज इस बार देखा जा रहा है, इज इट एनी वे डिफरेंट जो माजी में था? कोई डिफरेंट किस्म का इसमें कोई चेंजेस हैं या कोई विसे इज इट इंटेंसिटी में कोई फर्क है, या इज इट द सेम थिंग विच वाज हैपनिंग सिंस लास्ट फ्यू इयर्स? नहीं, तकरीबन ये वही वैसा ही है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि इस वक्त जो पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो 3-4 कंप्लेंट्स की तरह से हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, क्योंकि और भी वायरल कंडीशंस जो है ना वो बढ़ी हुई हैं इस वक्त। गला खराब होना, और दूसरी, अभी अगर आप वार्ड जाएंगे तो कोई कहेगा कि हॉस्पिटल में, कि कोई कहेगा ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनका भी फीवर जो है वो 102 103 चल रहा है और बड़े दर्द हो रहा है। कुछ आ रहे हैं जो कह रहे हैं हमें हड्डी, ऐसे लग रहा है कि हड्डियां टूट रही हैं हमारी। कुछ आ रहे हैं खांसी हो रही है, और खांसी, नजला, जुकाम हो रहा है। तो ये भी वजह ये है कि मानसून सीजन में, बारिशों के सीजन में वैसे भी वायरल कंडीशंस बढ़ जाती हैं। और डेंगू भी एक तौर का वायरस है, बस उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी उसकी ज्यादा है। एक और चीज ये है कि ऐसे मौसम के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट ये सबसे कि जब डायग्नोसिस ना हो तो वो ब्रूफिन और एस्पिरिन का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी प्लेटलेट्स पे करते हैं। और जो हार्ट के लोग ये एस्पिरिन लेते हैं अपनी ब्लड थिनिंग के लिए, हार्ट के लिए, वो अपने डॉक्टर से जरूर एडवाइस लें। ऐसे बगैर किसी के स्टॉप ना करें। बट अगर किसी को भी बुखार है तो उसको मतलब ये है कि वो पैराडोल, पैरासीटामोल, इस तरह की दवाइयां ले। ब्रूफेन और एस्पिरिन से बुखार को कंट्रोल करने से इस्तना और डॉक्टर साहब, इस चीज के ऊपर जरूर हाईलाइट कीजिएगा कि इस वक्त बहुत सारे लोग जहां ये पता चलता है कि उनको डेंगू हो गया, दे ट्राई टू रश टुवर्ड्स हॉस्पिटल्स, और वो कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाएं, हॉस्पिटलाइज हो जाएं। कौन सा ऐसा शख्स है जिसको हॉस्पिटल जाना चाहिए जस्ट टू गेट हॉस्पिटलाइज? और क्या कुछ की प्लेटलेट्स की कोई रेंज है जहां पे जब मॉनिटर किया जाए उस हद से, जब मामला खराब हो जाए, उस हद से नीचे चले जाए प्लेटलेट काउंट, तो फिर हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये फैसला खुद नहीं करना चाहिए, हर चीज एक्सपर्ट्स के डिस्कस बट करनी यू नो, चाहिए। हमारे यहाँ पे एक मिजाज है ना, हम कहते हैं कि नहीं हम बीमार है तो हमें प्लीज हॉस्पिटलाइज कर लो। हमारे यहाँ दोनों एक्सट्रीम्स पाई जाती हैं, एक हॉस्पिटल जाती नहीं है, दूसरी जाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं दोनों तीनों चीजों को एड्रेस करता हूँ। पहली चीज तो है कि सही तरीका क्या है। सही तरीका तो ये है कि आपका जो भी मुस्तनद डॉक्टर है, जिसके पास डिग्री है, मैं अताई डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, जो मुस्तनद डॉक्टर है उससे आप ओपिनियन लें। वो आपको एडवाइस करेगा कि किस वक्त आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए और किस वक्त आपका घर पे बैठ के इलाज हो सकता है और कौन से टेस्ट कराने चाहिए। फिर उसके कहने पे ही आपको चलना चाहिए।
तो खुद से फैसले नहीं करने चाहिए। हमारे पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, गला खराब है भाई, वो मेरी वालदा को एक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, तो मैं वालदा कहती तुम भी यही ले लो, 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, डोज प्रॉपर नहीं होती, और आज उसकी नतीजा ये निकला है कि एंटीबायोटिक्स ने अपना काम करना छोड़ दिया है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है टाइफॉइड को, यानी इतना डेंजरस हो गया है कि उसको बचाने के लिए इलाज ही खत्म हो गया है। लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन लगाओ वरना तुम अगर हो गया तो बहुत ही लीथल होगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो पहले तो जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनके पास जाएं। हमारे पास जो हमसे कंसल्ट करता है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हमारी कंसल्टेंट डॉक्टर नैयर जबीन है, डॉक्टर नैयर जबीन भी हमेशा यही सबको एडवाइस करती हैं कि आप सबसे पहले जो है वो एक मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं और फिर वो आपको एडवाइस करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाती है तो वो तो ज़ाहिर है मैंडेटरी होता है, वो डॉक्टर हमेशा उसी वक्त एडवाइस करता है हॉस्पिटलाइजेशन जब केस जो है वो खराब हो रहा होता है, क्योंकि रिपोर्ट्स को पढ़ना सबको आता नहीं है। लोग समझते हैं कि नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से इसको हम पढ़ सकते हैं, कि नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से हम उसको जज कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीजें एक फिजिशियन देखता है, ना कि गूगल से देख के और रिपोर्ट देख के आप समझें कि मेरी ये बड़ा ट्रीटमेंट मसला हो है। जाएगी, डायग्नोस्टिक्स हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अच्छा है कि आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि आगाही हो जाए। एक चीज मैं आपको गुजारिश करूंगा, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगर ये आजकल किसी को कोविड हो जाए और साथ में डेंगू भी हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कोविड है तो डेंगू नहीं हो सकता, और अगर डेंगू है तो कोविड नहीं हो सकता। ऐसे केस में भी डेथ्स हो रही हैं, क्योंकि वो कंडीशन बहुत ज्यादा डेंजरस ये हो दोनों जाती है। अमराज एक साथ भी हो सकते हैं डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं? ये दोनों साथ हो सकते हैं, मलेरिया भी हो सकता है एक ही वक्त में, तीनों चीजें भी हो सकती दैट्स हैं। तो डेविस्टिंग। ये इसलिए आपको ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग समझते नहीं यार अभी तो मुझे डेंगू है तो कोविड नहीं हो सकता, तो कोविड है तो मलेरिया नहीं हो सकता। तो ये अच्छा, एक और चीज आपको मैं बताऊं कि लोगों को कि डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, चिकनगुनिया, इनके बहुत सारे जो अलामात हैं वो ज्यादातर मिलते जुलते हैं। तो ये अब इसमें थोड़ा सा बताऊं कि डेंगू और चिकनगुनिया वायरस है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं ली जाती। मलेरिया एक पैरासाइट है, उसमें अलग दवा ली जाती है, वो भी एंटीबायोटिक नहीं होती। और टाइफॉइड एक बैक्टीरिया है जिसमें एंटीबायोटिक ली जाती है। तो ये अलामात बहुत मिलते जुलते हैं, तो जब तक ये टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता नहीं चलता। अताई डॉक्टर क्या करते हैं, सबकी दवाइयां देना शुरू कर देते हैं, और वो हर दवा जो हम खाते हैं उसकी कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, या तो जिगर पे या गुर्दों पे, और वो वहां पे डैमेज करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सही डॉक्टर को दिखाएं, तो वो आपको सही चीजें देगा, आपका खर्चा भी नहीं होगा, और वो आपको स्पेसिफिक दवाइयां देगा। डॉक्टर साहब, आपने एक चीज बड़ी राइटली पॉइंट आउट की है, खर्चे का आपने बिल्कुल कहा। हमारे यहाँ ये बड़ा एक होता है कि जो मेडिकल सर्विसेज है यकीनी तौर पर हर किसी की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती। सर मुझे ये बता दें कि अगर कोई इस चीज को फील कर रहा हो या उसका डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो वो किस तरीके से उसको काउंटर मेजर कर सकता है और उसको एक ट्रैक रख सकता है उसके हवाले से? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर सबसे पहले उसको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं फिर से गुजारिश करूंगा। लेकिन चले कोई मजबूरी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको रेस्ट करना चाहिए। उसको बुखार के लिए पैरासीटामोल या पैनाडोल लेनी चाहिए, ब्रूफिनर, एस्पिरिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, जीरो। और उसके बाद उसको वाइटामिन लेनी चाहिए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी। उसको खूब सारा पानी पीना चाहिए, अगर फ्रेश जूसेस हैं तो वो भी ले। और जो खाने का दिल चाहता है अपनी न्यूट्रिशन को बिल्डअप करे, कि वो जो है उसकी बॉडी स्ट्रांग हो, आराम करे, परेशान नहीं हो, और इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे में वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन देन अगेन फिर मैं कहूंगा कि डॉक्टर को जरूर दिखाएं, कि क्योंकि अगर कंडीशन वर्सन होती है तो डॉक्टर पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि वो एडवाइस दे सके कि क्या करना चाहिए। एक आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छी एक चीज अभी स्टार्ट हो रही है 19 तारीख से, पीडियाट्रिक कोविड वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से। और यूएस एड ने फाइजर वैक्सीन दी है, जो 5 साल से 11 साल तक के बच्चों को अब लगाई जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सॉरी, घर पे भी, और ईसा लैब भी लगा रही है। तो वो फ्री वैक्सीनेशन है, यूएस एड ने दी है फाइजर की, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध की 19 तारीख से कैंपेन स्टार्ट हो रही है। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि छोटे बच्चों बड़ा को भी जरूरी जरूर है। वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि वो वैक्सीनेशन से वो खुद भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, और वो कैरियर्स नहीं बनेंगे कि जो दूसरी जगहों पे जाके लोगों को वो जो है वो इन्फेक्ट कर सके। और ये भी मैं सिंध को तारीफ करूंगा, सिंध गवर्नमेंट की, कि पाकिस्तान में पहली दफा जो है सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का आपने टाइम दिया और यकीन तौर पे जो सूरत हाल से आगाह किया डॉक्टर फरहान ईसा साहब ने कि जो डेंगू का मर्ज है उसके हवाले से काफ़ी सारे फेजेस हैं। आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जब जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा एहतियात कीजिए कि हो सकता है कि जो अमल आप कर रहे हो वो मेडिकल एतबार से वो बेहतर ना हो, लेकिन साथ में ये ज़रूरी है कि किसी ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट किया जाए जो कि तमाम तर सूरत हाल को जानता हो, वाकफियत रखता हो और इस बात का तजुर्बा भी रखता हो कि इस तरह के सिचुएशन में क्या कुछ किया जाना चाहिए। फिर जो आपका जो नेचुरल इम्यूनिटी का जो एक मामला है कि आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करें, अपने डाइट का ख्याल रखें, या ताकि ये जो सूरत हाल इसमें बेहतरी आ सके। याद रहे ये जो तमाम तर सूरत हाल है ये मुश्किल ज़रूर है क्योंकि अभी पाकिस्तान में कोविड के असरात पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए। हम देख रहे हैं कि सैलाब की सिचुएशन है और जहाँ पे इस वक्त सैलाबी पानी उतर रहा है वहाँ पे कोविड के जो मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं और ख़ासतौर पर शहरी आबादी की बात की जाए तो अगेन कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कोई शायद ऐसा शहर है ही नहीं जब मुस्तस्ना हो कोविड इस डेंगू के मर्ज के हवाले से। तो हुकूमतों को अपना काम करना होगा ताकि बर वक्त इसके ऊपर इकदाम किए जाएं और इस मर्ज से लोगों को महफूज बनाया जा सके। उम्मीद करते हैं आप अपने आप को अपना ख्याल रखेंगे, अपने अतराफ के इलाकों का वहाँ की देखभाल रखेंगे और इस डेंगू के हवाले से जो अफजाइश का अमल है उसके ऊपर अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। अवेयरनेस प्रोवाइड करें लोगों को, अपने अतराफ के लोगों को, अपने माहौल को बेहतर बनाएं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन।